हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्टिबल डेप्थ के बारे में। यहाँ पे हम ये बात करने वाले हैं, जैसे इससे पहले हम लोगों ने बात की हुई थी रिडीमेबल के बारे में। उससे पहले हम लोग उसके बाद हम लोगों ने बात की, सबसे पहले हमने बात की थी इररिडीमेबल के बारे में, फिर हमने बात की थी रिडीमेबल के बारे में, और अब हम बात करने वाले हैं कैसे डिबेंचर्स के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के बारे में। जरा समझते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं और इसे कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। बहुत सिंपल सा है, जैसे हमने पहले किया था कि हम बाद में जब 5 साल बाद जो रीपेमेंट हो रहा था वहाँ पे मैं रिडीमेबल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे हम ये कर रहे थे कि बाद में जो कंपनी है वो 100 रुपया कंपनी इन्वेस्टर को लौटा रही थी या 105 रुपये लौटा रही थी। ये डिपेंड करता था कि उनके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे कंपनी, जिसने पैसा कंपनी को दिया था उसको कंपनी ने इंटरेस्ट दिया, और कुछ साल बाद लेट्स से कोई बंदा है, मान लीजिए इनका नाम गणेश है, और इन्होंने साहब कंपनी को मान लेते हैं 100 रुपया आज दिया, और कंपनी ने ये बात इनसे कही कि मैं आपको अगले 5 साल तक हर साल 5-5 रुपये दूंगी, और कंपनी ये कहती है कि 5 साल बाद मैं आपको 170 रुपये और दे दूंगी। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 5 साल बाद कुछ पैसे जा कर के गणेश को दे दिए। लेकिन यहाँ पे क्या बात होगी कि यहाँ पे कंपनी पैसे ना देकर के ये बोलेगी 5 साल बाद कि देखो भाई, मैंने आपको 5 साल तक इंटरेस्ट दिया, अब आप क्या करिए, अब आप इसके बदले जो आपके 5 साल बाद अब आप क्या करिए, जो आपके पैसे आपने मुझे दिए हुए हैं उसके बदले आप कुछ एक सेट नंबर ऑफ, पहले से डिसाइड रहेगा, मतलब कब, जब एग्रीमेंट होगा तभी डिसाइड हो जाएगा, भैया मैं आपको क्या करूँगा ना, आप मुझसे 5 साल पहले 5 साल तक इंटरेस्ट लेना, और 5 साल के बाद आप मुझसे क्या करना, जो पैसे आपके मेरे पास पड़े रहेंगे, मतलब पड़े हुए हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट तो पड़ा ही रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट के बदले क्या करना, आप मुझसे 200 शेयर्स ले लेना कंपनी के। पहले से ही आज ही डिसाइड हो जाएगा, जब ये एग्रीमेंट होगा तभी। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि कैसे हम उस केस में कॉस्ट निकालते हैं कि हमें कितना शेयर देना चाहिए ताकि कंपनी लॉस में ना जाए और शेयर होल्डर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी ना हो जाए उस बंदे को, कि कंपनी अगर जितना ज़्यादा पैसा बांटे, कंपनी बांट दो पैसा, करोड़ रुपए बांट दो, लेकिन कंपनी सोचती है कि हम कट टू कट पे काम अपना करके चले जाएं। अ फॉर्म ऑफ लोन नोट दैट अलाउज द इन्वेस्टर टू चूज़, एक ऐसा लोन नोट, मतलब एक ऐसा कर्ज जो इन्वेस्टर को मतलब यहाँ कर्ज मतलब कंपनी कर्ज ले रही है, वो दे रहा है, ठीक। एक ऐसा लोन नोट दैट अलाउज द इन्वेस्टर टू चूज बिटवीन टेकिंग द रिडम्पशन प्रोसीड्स, जो लास्ट का जो पैसा बचता है, और कन्वर्टिंग द लोन इनटू अ प्री सेट नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ वो बंदा क्या करेगा, जो पैसा दे रहा है कंपनी को, वो एक प्री सेट नंबर ऑफ शेयर्स ले लेगा उसके बदले। टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डेप्थ यू शुड, आप जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ देखनी होंगी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन यूजिंग द अवेलेबल डेटा। मैंने फिर वही रिपीट करता हूँ एक बात, कि जो भी हम ये कैलकुलेशन करते हैं ना, हम ये सब चीज़ एक टेबल पे बैठ कर करते हैं, और फ्यूचर में हम ये करने वाले हैं उसको हम आज ही डिसाइड करते हैं। प्लीज़ ये चीज़ रट लीजिए, इस लाइन को मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हो सकता है किसी को बोरिंग भी लगे, लेकिन मैं मजबूर हूँ ये बात रिपीट करने के लिए, क्योंकि अगर ये बात आप दिमाग में नहीं रखोगे तो आपको कहानी का सीन समझ नहीं आएगा। सीन यहाँ पे इतना सही होता है कि आज आप टेबल पे बैठे हो और डिसाइड कर रहे हो कि यार हम फ्यूचर में डिबेंचर इशू करेंगे, उनसे इतना रुपया लें, कितना रुपया लें, और फिर हम ये भी डिसाइड करोगे कि मैं उसको कितना इंटरेस्ट दूं, और फिर आप ये भी डिसाइड करोगे कि भैया 5 साल बाद मैं उसको कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स दूं जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट पड़ा हुआ है। ये सब चीज़ें कब डिसाइड होती है, ये सब चीज़ें अभी आप डिसाइड करते हो। इन सभी चीज़ों का हम कैलकुलेशन इस सिनेरियो में करते हैं। तो बस ये सिनेरियो याद रखिएगा कि आप अभी किस जगह पे हैं, आप एक टेबल पे बैठे हुए हैं और बस डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में। यहाँ कहीं हम रुपया इन्वेस्ट नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन यूजिंग द अवेलेबल डेटा, आप कैलकुलेशन करोगे। कंपेयर द कन्वर्जन ऑप्शन विद द कैश ऑप्शन, आप दोनों को कंपेयर करोगे कि अगर मैं उसको कैश दे दूं तो कितना रहेगा, अगर मैं उसको फ्यूचर में शेयर दे दूं तो कितना रहेगा। एज्यूम ऑल द इन्वेस्टर्स विल चूज़ द ऑप्शन विद द हायर वैल्यू, जितना रुपया आप बांटोगे उसका हायर वैल्यू पे वो चूज़ इन्वेस्टर्स लोग कर लेंगे। कैलकुलेट मतलब उनको कैश ऑप्शन या शेयर का ऑप्शन, दोनों ऑप्शन पता ही है। अब अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखा करिए कि जब भी हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टर है वो जागरूक है, वो अवेयर है सभी के बारे में, और वो अपना कैलकुलेशन करके बैठा होगा। तो हमें साहब उसको एक परफेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन उसको देना होगा। अगर हम गलत ऑफर करेंगे तो वो बोलेगा भाड़ में जाओ, हमको पैसा नहीं देना आपको। तो सोचो कितनी बुरी बात कंपनी के लिए हो जाएगी। इसलिए हमको दोनों चीज़ें सोचनी होती हैं कि इन्वेस्टर भी एक एजुकेटेड पर्सन है।
कैलकुलेट द IRR ऑफ द फ्लोज एज फॉर द रिडीमेबल डेप्थ। हमको IRR निकालना पड़ेगा जैसा हम लोग रिडीमेबल डेप्थ के केस में निकालते थे। आपको याद होगा हमने इससे पहले जो आपने वीडियो देखा हो उसमें हमने IRR कैलकुलेट किया था, वही हम लोग यहाँ भी करेंगे। T15 की बात करते हैं साहब। सबसे पहले यहाँ पे अ कंपनी हैज़ issued convertible loan note that are due to be redeemable at 5% premium in 5 year time। अब एक ऑप्शन ये है कि अगर कंपनी जो लोन ले रही है अगर वो रीपे करना चाहती है तो 5 साल बाद क्या करे, वो 100 रुपये अगर उसने लिए हैं तो वो 105 रुपये चुका दे। पहला ऑप्शन ये है। द कूपन रेट इज़ 8% एंड द करंट मार्केट वैल्यू इज़ 85। ध्यान दीजिए ये जो 85 है साहब ये लोन नोट का प्राइस है। इंटरेस्ट रेट कितना है साहब, यहाँ पे 8% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ऑल्टरनेटिवली, अब ऑल्टरनेटिवली क्या है, अब इन्वेस्टर के पास ये ऑप्शन है कि वो या तो प्रीमियम पे पैसा ले ले, मतलब 105 रुपये ले ले, या फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टर कैन चूज टू कन्वर्ट ईच लोन इनटू 20 शेयर्स इन 5 ईयर्स टाइम। 5 साल बाद जो भी उसके पैसे होंगे उसके बदले उसको 20 शेयर मिलेंगे साहब। अ कंपनी पेज टैक्स, कंपनी यहाँ जो पे कर रही टैक्स 30% से पे कर रही है। कंपनी शेयर आर करंटली वर्थ ऑफ $4। आज की डेट में जो प्राइस है एक शेयर की वो कितनी है, 4 रुपये से चल रही है। तो 20 × 4 दैट इज़ 80 रुपये का उसको शेयर बाद में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं सब बातें बताऊंगा कि आज की डेट में 80 रुपये का इनके पास टोटल वैल्यू का शेयर्स है। फिर यहाँ बात और भी कुछ की गई, ध्यान से समझते रहिएगा। एंड देयर वैल्यू इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो। ओके, इस 4 रुपये के जो शेयर्स की प्राइस है वो क्या हो जाएंगे, ग्रो करेंगी। किस रेट से ग्रो करेंगे साहब, वो 7 रुपये के हिसाब से ग्रो करेंगे। अब आपको प्लीज़ इसको आप अपनी किताब में इस क्वेश्चन खोल लीजिए और मैं थोड़ा सा ब्लैंक पेज पे जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं इसको आराम से सॉल्व पूरा खाली पेज पे कराता हूँ। ब्लैंक पेज मिल जाए भाई, चलो इसी पे कराते हैं। ब्लैंक पेज ठीक ठाक है, ठीक है। चलिए अब आती है बात, अच्छा पहले मैं एक चीज़ थोड़ा सा समझा दूँ आप लोगों को कहानी को। तो अब जो इन्वेस्टर है साहब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 105 रुपये ले जो उसको मिलेंगे ना, क्या लिया प्रीमियम पे ले ले, आर ड्यू टू बी रिडीम्ड एट 105 मतलब 5% प्रीमियम पे, तो हो गया 105। एक ऑप्शन ये है कि 5 साल बाद या तो वो रिडम्पशन वैल्यू ले ले साहब 105 रुपये के हिसाब से। अगर आपको मैं स्लो लग रहा हूँ कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको 2x पे देख लीजिएगा या 1.5x पे देख लीजिएगा। और एक ऑप्शन उन्होंने ये दिया हुआ है कि भैया जो आप 20 शेयर ले लो। ज़रा देख लेते हैं कि 20 शेयर लेने पे हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा। तो कन्वर्जन वैल्यू ₹20 के हिसाब से इंटू 4, ग्रो कितना हो रहा है 1 + जी रेट कितना है साहब यहाँ पे 7%। ओके, तो मैं यहाँ पे 1 + g की पावर n दैट इज़ 5। मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ। अब ज़रा थोड़ा सा तेज़ी से करते हैं। तो ये हो जाएगा 80 इंटू 1 + g दैट इज़ 7, तो 1 + 7/100 की पावर 5। इसको ज़रा हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा साहब, ये हो जाएगा आपका 80, ये हो जाएगा आपका वो एलसीएम लेंगे तो 107/100 की पावर 5। ये आपका आ जाएगा साहब टोटल सॉल्व करने के बाद 112.20। अब ज़रा मुझे बताइए कि इन्वेस्टर क्या लेगा, इन्वेस्टर ये लेगा या ये लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टर साहब क्या, ऊपर आपको याद होगा मैंने एक बार हायर लिखा था, ये देखिए यहाँ लिखा था, अज्यूम ऑल द इन्वेस्टर्स विल चूज़ द ऑप्शन विद द हायर वैल्यू। तो जो इन्वेस्टर है साहब वो कौन सा चुनेगा, वो जो हायर वैल्यू जिसकी आएगी वही वो चुनेगा। तो वो अपने आप कैलकुलेट हमेशा मान के चलते हैं कैलकुलेट कर लेता है, वो इन्वेस्टर जागरूक है। तो वो ये नहीं लेगा साहब, वो क्या लेगा, वो 112.20 लेगा। अब मैंने कहा था कि IRR की हेल्प से ज़रा हम साहब कैलकुलेट कर लेते हैं। IRR की हेल्प से कैसे कैलकुलेट, आइए दिखा देता हूँ। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है साहब कैलकुलेट द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ द कन्वर्टेबल डेप्ट। जो ये हमने डिबेंचर्स पे लोन, डिबेंचर्स की हेल्प से लोन लिया है साहब, इस पे हमारी कॉस्ट कितनी आएगी ये हमको यहाँ पे निकालना है। तो हमने यहाँ पे जो साहब कॉस्ट आई थी वो 8% थी। नॉर्मली इंटरेस्ट का देखिए रेट कितना था, 8% था। टैक्स कितना परसेंट है, 30% है। तो साहब अगर सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना, अच्छा अब एक बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आपको कहीं भी पूरे इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू ऑफ द डेप्थ नहीं दिख रही है, आपको नहीं दिख रही है। आपको ये जो 80 दिख रहा है ये साहब क्या है, ये करंट मार्केट वैल्यू है।
और हमको क्या चाहिए, फेस वैल्यू चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन स्टार्टिंग बुक में बताया गया था, आपने देखा था, मैं पढ़ाया था कि फेस वैल्यू जो होती है साहब डिवेंचर की कितनी होती है, वो हमेशा 100 होती है। तो 100 रुपये पे 8% कितना हो जाएगा, 8 रुपये हो जाएगा। और 8 रुपये पे ध्यान दीजिए, जो कैश फ्लो होगा ध्यान दीजिएगा, उस पर से जब हम इंटरेस्ट, ध्यान दीजिए बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, इंटरेस्ट जब आप दोगे साहब तो इंटरेस्ट का क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, कितना परसेंट से, 30% से। आइए मैं आपको केडी निकाल के दिखाता हूँ पहले हल्का सा। तो इंटरेस्ट साहब आप जो दे रहोगे 8%, पे क्या मिलेगा, 30% का रिलीफ मिल जाएगा। तो नेट मायने में जो आपकी जेब से पैसे जाएंगे साहब, कितने जाएंगे, 5.6 जाएगा। अब एक बड़ी बात ये भी है कि हम लोग यहाँ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे साहब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात यहाँ पे अभी कर रहे हैं। तो 5.6 रुपये साहब जो है आपका साहब, वो क्या जाएगा, वो हर साल आपका इंटरेस्ट के रूप में जाएगा साहब। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 5.6, ठीक। थोड़ा सा मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, जानबूझ के मैं स्लो चल रहा हूँ इस टाइम पे, ताकि ये चीज़ जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये आपको समझ में बेटर आ जाए, इसलिए। आइए अब हम बात करते हैं टाइम के बारे में। टाइम, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक। अब मैं समझ खुद ही आ जाएगा, हम लोग 2 बार डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हैं, इसलिए मैंने 2 बार लिखा है। टाइम क्या है साहब, यहाँ पे 1 से लेके 5 साल तक की बात हो रही है साहब यहाँ पे। तो 1 से लेके 5 साल की बात कर लेते हैं साहब। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, कैश फ्लो कितना था हमारा, 5.6 था। तो कैश 5.6, 8 नहीं रहा, 8 क्यों नहीं रहा, पता समझ में आ रहा है, क्योंकि कंपनी की कॉस्ट क्या है, रियल मायने में कंपनी की जेब से जो पैसे जा रहे हैं वो 5.6 जा रहे हैं साहब। और डिस्काउंटिंग फैक्टर साहब आप कुछ नहीं, वही आप यहाँ पे हम एक बार ले लेते हैं 5% और एक बार ले लेते हैं 10%, ठीक। अगर आप 5% लेते हैं साहब तो आपको 1/1.05 इक्वल टू आप 5 बार दबा दीजिएगा, उसको आप जीटी कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4.329। उसको साहब मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 को 4 से, तो ये आपका आ जाएगा साहब 24.24। और 5th ईयर की बात करें साहब तो उस साल कितना मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, उस साल इन्वेस्टर क्या ऑप्शन चूज़ कर रहा है, वो उस साल ऑप्शन जो चूज़ कर रहा है वो है ये वाला, वो ये लेगा, वो 105 रुपये नहीं ले रहा, बोल रहा नहीं भैया मुझे ज़्यादा वाला चाहिए। तो साहब अब उसको हम ज़्यादा वाला देंगे, कितना देंगे, 112.20। 5th ईयर का फैक्टर कैसे निकलेगा, 1/10.05 इक्वल टू 5वें साल का जो फैक्टर आएगा दैट विल बी द फैक्टर ओवर हियर 0.621। तो ये कितना हो जाएगा साहब, सॉरी 0.621 नहीं आएगा, ये आपका आ जाएगा साहब 0.784। तो ये हो जाएगा साहब आपका 87.96। इसको जब आप सॉल्व करेंगे साहब, ऐड करेंगे मतलब वो 112.2 आ जाएगा। इसके बाद साहब यहाँ पे एक बड़ी बात ये है कि इसका मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस यहाँ पे इस टाइम 85 रुपीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी पैसे हमको मिल रहे हैं वो कितने मिलेंगे, 85 मिलेंगे। तो जैसा मैंने पहले किया हुआ था 85 लेस कर दीजिए साहब, तो आपको सही मायने में यहाँ पे कितना आया, ये आया आपका 27.2 आया साहब यहाँ पे, ठीक। अब अगला करके देख लेते हैं, 10% पे देख लेते हैं साहब। 10% जब हम करते हैं साहब डिस्काउंटिंग फैक्टर तो 1/1.10, ठीक है, 10% पे कर लेते हैं। तो 10% पे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा साहब 3.791। मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ साहब। इसके बाद 5वें साल का करेंगे साहब तो वो आपका आ जाएगा 0.621। 3.791 को 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे साहब तो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 21.23। 0.621 को जब आप 112.20 से मल्टीप्लाई करेंगे साहब तो ये आपका आ जाएगा 69.68। इसको टोटल कर दीजिए साहब, ये आपका आ जाएगा 90.91। इसमें साहब 85 को लेस कर दीजिए साहब, मैंने यहाँ भी लेस किया था। तो साहब ये कितना आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है 5.91, ठीक है। चलिए साहब, अब आपने ये देखा कि यहाँ पे आपका जो NPV आ रहा है वो दोनों ही यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों ही आपके साहब यहाँ पे पॉजिटिव आ रहे हैं साहब। आइए ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
90 में से ये गया 20, देखो फिर चेक कर लेता हूँ सर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। 90 नहीं सॉरी चेक तो करें, चेक कर लेते हैं साहब एक बार। तो साहब यहाँ पे हम जब चेक कर लेते हैं एक बार 21 में चेक कर लूँ, ये सही लिखा 21.23 प्लस 69.68 कितना आ रहा है 90. ठीक है टोटल ओके। अब ये आ गया। अब कैसे निकालें साहब? अब आप इस पर IRR निकाल लीजिए। कुछ नहीं, सिंपल सा। IRR का फॉर्मूला क्या होता है सर? IRR का फॉर्मूला होता है NPV ऑफ लोअर, पहले सर लोअर रेट लिख लीजिए, लोअर रेट प्लस NPV ऑफ लोअर अपॉन NPV ऑफ लोअर माइनस NPV ऑफ हायर और हायर माइनस लोअर, यही फॉर्मूला होता है। आई होप आपको दिख रहा हो, थोड़ा सा ये मैंने यहाँ पे ना NPV, ठीक। अब मैं इसको यहाँ पे अच्छे से लिख रहा हूँ। तो लोअर रेट कितना है साहब 5 प्लस 5% प्लस NPV ऑफ लोअर कितना आया था 27.2, NPV ऑफ लोअर रेट मतलब NPV ऑफ लोअर रेट कितना है ये NPV ऑफ लोअर रेट 27.2 माइनस NPV ऑफ हायर रेट कितना आया था 5.91 और इंटू हायर रेट कौन सा 10 था -5, तो कितना आएगा ये? तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं साहब। आई होप सॉल्व करना इजी हो। 5% प्लस 27.2 डिवाइडेड बाई ये, तो 27.2 माइनस 5.91 21.29, तो ये हो जाएगा 27.2 अपॉन 21.29 इंटू 5%। इसको जब आप सॉल्व करेंगे साहब तो सॉल्व कैसे करेंगे, मैं सॉल्व भी करता हूँ। 5% प्लस 27.2, ठीक ऐसे लिखना, कहाँ गया 27.2 डिवाइडेड बाई 21.29 कितना आ रहा है ये 1.277 इंटू 5%, तो 1.2 मैं कर देता हूँ 1.277 इंटू 5%, दैट इज़ 0.06। तो ये साहब आता है इज इक्वल टू 5% प्लस 0.0638। इसके बाद साहब इसमें जो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5% प्लस, एक्चुअली यहाँ पे 100 है, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली तो ये हो जाता है साहब कितना 6.38, तो 6 5 11 11.38%। आई होप आपको समझ में आई होगी बातें, बहुत ही सिंपल सी बात है। इसके अंदर ये हुआ साहब कि 11.38 11.4% आप इसको कह सकते हैं साहब, 11.4% आंसर, ठीक है, जो भी कहना हो, जो आपको ऑप्शन में दिखे आप टिक कर सकते हैं आसपास, ठीक। तो ये था साहब हमारा कि अगर हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कैसे काम चलेगा, वो बात हमने कवर करी। अब हम ज़रा बात करते हैं साहब, हमने ध्यान दीजिएगा, हमने आपको याद होगा स्टार्टिंग में बातें ये बताई थी साहब कि आपका जो डेप्थ है वो 3 प्रकार के होते हैं, इररिडीमेबल, रिडीमेबल और क्या हमने बात की थी, हमने बात की थी कन्वर्टेबल के बारे में। अब हम बात करते हैं, हमने आपको याद होगा उसके बगल में आपकी किताब में एक जगह लिखा है नॉन ट्रेडेबल। ज़रा मैं वहाँ पे चलता ही हूँ, तुरंत आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे वो बात लिखी है। ये बात लिखी साहब। तो आपने ये इरिडीमेबल बात कर ली, रिडीमेबल की बात कर ली, कन्वर्टेबल की बात कर ली। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? अब हम सिंपल जो नॉन ट्रेडेबल होते हैं, जो सिंपल बैंक से लोन लेते हैं, हम उसकी बात करने जा रहे हैं साहब, ठीक। आइए देखते हैं कैसे। कन्वर्टेबल की बात हो गई है, आइए नॉन कन्वर्टेबल की बात हम लोग करते हैं साहब। देखते हैं क्या बातें लिखी गई हैं। लिखिए बैंक्स एंड नॉन ट्रेडेबल फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन सिंपली नीड टू बी एडजस्टेड फॉर टैक्स रिलीफ। इसको साहब जो भी इस पर टैक्स रिलीफ मिलता है हमको इसको सिंपली एडजस्ट करना होता है, इसमें कुछ बहुत बड़ी कैलकुलेशन है नहीं, क्योंकि सिंपल साहब ट्रेडेबल नहीं है, रिन्यूएबल नहीं है, ऐसा कोई इसमें लफड़ा ही नहीं है, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पर।
लिखिए बातें, कॉस्ट ऑफ कंपनी विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटरेस्ट रेट इनटू 1 माइनस टी। सिर्फ इतना सही आपको निकालना है कि कंपनी जब लोन लेगी तो उस पर इंटरेस्ट पे करेगी, उस पर क्या मिल जाएगा, टैक्स रिलीफ मिल जाएगा। इतनी सी ही बात यहाँ पे होती है। जरा मैं इस फॉर्मूले को सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। इंटरेस्ट रेट अगर आपका 5% है, ये 1 क्या है, इसको मल्टीप्लाई करिए, 5% इंटू 1 5% माइनस टी क्या, टी इज़ अ टैक्स परसेंटेज। तो जो भी आपका सब इंटरेस्ट रेट होता है सब उसमें से टैक्स रेट को लेस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा सही, दैट इज़ नेट कॉस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक, तो अगर आप 5% का 30% निकालो, 5 तो 15, 1.5 निकल जाएगा, दैट इज़ 3.5, तो 3.5% बचेगा। अब दिखाऊँ कैसे कैसे करते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। Alternatively, the cost of any normal traded company depth could be used instead. For example, where the examiner does not give you interest rate. साहब अगर कोई वो क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा साहब, तो कॉस्ट ऑफ एनी नॉर्मल ट्रेडेड कंपनी का जो डेप्थ को होगा साहब, वही रेट आप यहाँ भी ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए। आइए देखते हैं यहाँ क्या बातें हैं। सब कुछ दिया रहता है वैसे क्वेश्चन में, ऐसा चिंता मत करिए कि नहीं दिया रहेगा, सब दिया रहेगा। देखिए, अ फॉर्म हैज़ अ फिक्स्ड रेट बैंक लोन, इन्होंने 1 मिलियन लोन की बात कही है। इट इज़ चार्ज 11% पर ईयर। द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज़ 30%। अगर साहब कॉर्पोरेट टैक्स 30%, व्हाट इज़ द पोस्ट टैक्स कॉस्ट, तो मैंने क्या कहा था, 11 का है ना, 11 में से 30% लेस कर दीजिए जो भी रेट है आपका। तो 11 में से 30% लेस करेंगे कितना आएगा साहब, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे लिख दीजिए, लिखो 11 माइनस 30%, ये कितना आ गया, 7.7 आया। पहले कैलकुलेटर पे 11 लिखिए, माइनस का बटन दबाइए, 30 दबाइए, फिर परसेंटेज का बटन दबा दीजिए, देखिए क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा 7.7%। इतना सी चीज़ आपको यहाँ पे साहब करनी थी, या इसको आप सिंपल तरीके से करना ऐसे भी कर सकते हो। 11 माइनस 11 का 30% निकाल लीजिए, तो 11 माइनस 11.30% कितना आएगा साहब, ये 3.3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 7.7। तो जो भी आपको जैसे भी निकालना हो आप आंसर निकाल सकते हैं। आइए साहब अब हम ज़रा कुछ खास बातें कर लेते हैं, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। ये पॉइंट जो मैंने आपको शीट चैप्टर नंबर 17 का जो मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है, उसमें आप वहाँ देखोगे, ज़रा आपको वहाँ मिलेगा, मैंने एक शीट लिखवाई, उसका फर्स्ट पॉइंट ही मैंने ये लिखवाया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं साहब। देखिएगा, एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन द एनालिसिस सो फार कैरिड आउट ईच, ऑब्वियस सी बात है, कंपनी जो होती है साहब हर सोर्स से पैसा इकट्ठा करती है, हैज़ बीन एग्जामाइंड। हमने साहब अभी तक क्या किया, हमने डेप्थ के बारे में बात किया, इक्विटी के बारे में बात किया, प्रेफरेंस के बारे में बात किया, बैंक लोन के बारे में बात, लेकिन अलग अलग बात किया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन सभी को मिला करके साहब एक साथ सॉल्व करने वाले हैं। वही बात, बहुत अच्छी लाइनें यहाँ लिखी, मज़ा आ जाएगा वो पढ़ने में, सिंपल लिखा है। इन द एनालिसिस सो फार, जो हमने अभी तक किया है, ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस हैज़ बिन एग्जामाइंड इन आइसोलेशन, अकेले अकेले हमने सब सोर्स की बात की। हाउएवर द प्रैक्टिकल बिजनेस सिचुएशन इज दैट देयर इज अ कंटिन्यूस रेजिंग ऑफ फंड फ्रॉम वेरियस सोर्स, लेकिन असली बिजनेस में क्या होता है, हम लोग लगातार साहब अलग अलग सोर्सेज से पैसा रेज करते रहते हैं। दीज फंड्स आर यूज पार्टली इन एग्जिस्टिंग ऑपरेशन एंड पार्टली टू फाइनेंस न्यू प्रोजेक्ट्स। जो ये पैसा हम रेज करते हैं, कुछ हम लोग अभी के बिजनेस में लगाते हैं, कुछ फ्यूचर में लगाते हैं, ऐसे लगाते रहते हैं। देयर इज़ नॉट नॉर्मली एनी सेपरेशन बिटवीन द फंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड देयर एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं होता है कि नहीं भैया प्रेफरेंस वाला पैसा आया है इसको यहीं लगाना है, डिबेंचर वाला आया है उसको, ऐसा कुछ होता नहीं है। पैसे पैसे हैं कंपनी के लिए, कहीं से भी पैसे आ रहे हैं उसको हम लगाते चले जाते हैं साहब। तो क्या लिखी हैं बातें, फिर बातें लिखी हैं साहब, फंड्स फ्रॉम इक्विटी सोर्स, फंड फ्रॉम अदर सोर्सेज, इक्विटी से पैसा कमाया दोनों जगह उसको हम एक साथ रख देते हैं, और हम साहब क्या करते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अपने बिजनेस में करते हैं साहब। इवन इफ ए क्वेश्चन टेल्स यू, अगर क्वेश्चन कहता भी है, ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत अच्छी बहुत प्यारी प्रैक्टिकल बात लिखी है। इफ द क्वेश्चन टेल्स यू दैट अ प्रोजेक्ट इज टू बी फाइनेंस्ड बाय द रेजिंग ऑफ अ पर्टिकुलर लोन, अगर एक क्वेश्चन कह भी रहा है ना कि लोन से पैसा आया उससे हम इसको हमको कर रहे हैं, ऑल्दो एनी इशू और थ्रू कह रहा है कि हमने शेयर्स के जो इशू किए वहाँ से पैसे आए हैं उसकी हेल्प से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जबकि असली में क्या होता है पता है, इन प्रैक्टिस द फंड्स रेज्ड विल बी स्टिल बी एडेड टू द फर्म्स पूल ऑफ फंड्स। जो भी पैसे आएंगे, जहाँ भी हमारे पैसे रखे रहते हैं, उसी में ये पैसे क्या कि उसी में इस पैसे को जोड़ दिया जाता है, एंड इट इज़ फ्रॉम दैट पूल दैट द प्रोजेक्ट विल बी फंडेड, और फिर उस पूल में से पैसा निकलेगा और फिर जो भी प्रोजेक्ट हमको करना है हम उस प्रोजेक्ट को करते हैं साहब।
इट इज़ देयर फॉर नॉट द मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ पे ये जो कुछ बात, ये एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मतलब एक क्रूशियल पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? हर एक एक्स्ट्रा $1 रेस करने के लिए जो हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, जो हमें कॉस्ट पे करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए मार्जिनल कॉस्ट। इट इज़ देयरफॉर नॉट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द एडिशनल फाइनेंस बट द ओवरऑल एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल फाइनेंस रेज्ड दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग मार्जिनल कॉस्ट का यूज़ नहीं करते हैं कि यार हमने और पैसे रेस किए, अब बताओ यहाँ पे कॉस्ट इतनी आ रही है। तो जब भी किसी प्रोजेक्ट को हम साहब ना फाइनेंस किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखते हैं कि अभी हमने यार पहले जब हमने पैसा रेस किया था वो उस बैंक से रेस सस्ते में किया था, 8% से किया था। अब हम दूसरे बैंक के पास गए, वहाँ उसने 13% ले लिया। तो हम ये नहीं सोचते कि यार अब जो हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसके लिए हम कॉस्ट 13% लेंगे। नहीं, हम क्या करेंगे, जो भी पैसे हमारे पास अभी तक हैं उस दोनों के मिला के क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे और फिर हम जो कॉस्ट है साहब उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे कि हम जो प्रोजेक्ट में करने जा रहे हैं क्या वहाँ पे जो रिटर्न आ रहा है वो इस एवरेज से ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हमेशा हम एवरेज कॉस्ट की हेल्प से साहब कंपैरिजन करेंगे। इट इज़ देयरफॉर नॉट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द एडिशनल फाइनेंस बट द ओवरऑल एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल फाइनेंस रेज्ड दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट अप्रेजल। किसी भी प्रोजेक्ट का साहब अगर आपको इवैल्यूएशन करना है तो आप साहब वहाँ पे क्या करेंगे, आप साहब वहाँ पे जो इवैल्यूएशन करेंगे वो सभी का साहब जितना पूरे का अभी तक जो कॉस्ट आ रही है उसकी हेल्प से आप कंपेयर करेंगे। द जनरल अप्रोच इज़ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल सोर्स ऑफ मीडियम लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड देन वेट से क्या करेंगे हम लोग साहब इसका वे करेंगे। मैं दिखाऊंगा कैसे वे किया है आपको। अगर मेरी शीट याद हो 17.1 वाली तो वहाँ पे आपको दिखेगा साहब हम कैसे वे करते हैं, मतलब कितना महत्व है वे। यहाँ पे तौलना नहीं है, थोड़ा सा कुछ और सेंस है। इट अकॉर्डिंग टू इट्स इम्पोर्टेंस इन द फाइनेंसिंग मिक्स। हमारे जो पैसा हमने रेस किया उसमें क्या महत्व है। तो एवरेज जो ये पूरा एवरेज निकल के आता है साहब उसी को कहा जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और साहब अगले वीडियो में हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बात करेंगे। खूब पढ़ाई करिए साहब, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।